तो कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है नष्ट इक्वेशन अर्थात नष्ट समीकरण। यहाँ पर कई जन इसको नष्ट भी पढ़ते हैं। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं हम लोग, और इस पॉइंट में चलने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है। पहले बात तो ये कि आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि विद्युत रासायनिक सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं अलग अलग पात्रों में, है ना। और वो एक लवण सेतु के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये सब मैंने आपको बता रखी है। तो उसी जगह आपको एक चीज़ और बताया गया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इस वाले जो इलेक्ट्रोड है उसमें विभव उत्पन्न होता है, इसमें भी एक विभव उत्पन्न होता है ना। मतलब इलेक्ट्रोड विभव निकालना आपको मैंने सिखा रखी है ना। मतलब बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका आक्सीकरण विभव और दूसरा होता है आपका अपचयन विभव। मतलब इस इलेक्ट्रोड में क्या पाया जाता है, विभव पाया जाता है। क्लियर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड का विभव। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस परिभाषा दूंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इलेक्ट्रोड विभव क्यों बताया। ठीक, तो इलेक्ट्रोड विभव के लिए पिछले वीडियो में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं कि किसी इलेक्ट्रोड का विभव, ये जो मान लीजिए इलेक्ट्रोड है उसका विभव है ना, उसके आयन की विलयन में सांद्रता, पॉइंट बी नोटेड, आयन की विलयन में सांद्रता। जैसे कि यहां पर मैंने डाल दिया है Zn का क्षण, ठीक है, यहां डाल दिया मैंने कॉपर का क्षण। ओके, अब यहां पर जो विलयन है उसमें है आपका ZnSO4, है ना भाई, ZnSO4। और इसमें क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसके पास क्या है, जिंक सल्फेट। इसके पास क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आपको बता दिया गया था कौन सा प्लस चार्ज करता है, मतलब किस में प्लस चार्ज आता है, जो एनोड होता है। आपको बताया गया था बाकी सब में एनोड प्लस चार्ज रहता है, लेकिन जो डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड है कौन सा आयन होता है, माइनस आयन होता है, बताया गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पर या तो ऑक्सीकरण होगा या तो अपचयन होगा। उसके आधार पर हम लोग उसका क्या निकालेंगे, विभव। ऑक्सीकरण विभव लिख लेगा या तो अपचयन विभव लिख लेगा, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का में कौन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर Zn है। कौन है, Zn। और यहाँ पर उसका क्या है, आयन, Zn प्लस आयन है ना, Zn प्लस और SO4 क्या है, माइनस है। क्लियर है, ये Zn है, ये क्षण है, और ये Zn प्लस क्या है, आयन है, ये विलयन का आयन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बोला कि किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन में सांद्रता, उसके आयन, ये इलेक्ट्रोड का आयन, इलेक्ट्रोड कौन लिए, Zn, उसकी आयन कितना है, Zn कितना है, इस विलयन में उसकी सांद्रता कितना है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन में सांद्रता, उसके आयन की, किसके आयन की, उस इलेक्ट्रोड के आयन की विलयन में क्या है, सांद्रता। उस इलेक्ट्रोड के आयन की विलयन में क्या सांद्रता है, मतलब Zn है वही, अगर वो Zn प्लस के रूप में है तो उस Zn प्लस का उस विलयन में क्या सांद्रता है। ठीक है, तथा ताप पर निर्भर करता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन में सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। सीधी सी बात, इलेक्ट्रोड का विभव है ना, वो 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो आयन की विलयन में सांद्रता पर और दूसरा ताप पर। ठीक है, नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर जो धातु आयन है, कौन से आयन है, धातु आयन है, Zn धातु आयन है ना, धातु आयन की सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। मतलब ये जो विलयन है उस विलयन में जो यहाँ पर आयन है, धातु आयन है, उनकी सांद्रता अर्थात सांद्रण और उनका जो ताप है, इसमें कितना ताप लग रहा है, उस ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। कंप्लीट, यही नष्ट समीकरण है ना। अब इस नष्ट कर समीकरण को शुरुआत करने से पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ बातें। इस चीज़ को आप कहाँ लिखोगे उसको मैं बताऊंगा, अभी नहीं लिखना है इसको, है ना। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कि किसको मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं ई शब्द यूज़ करूंगा इलेक्ट्रोड विभव के लिए, आपको पता है, पहले से पता होगा। ठीक है, अपचयन विभव बोलते हैं कई जगह, है ना। ई नॉट या ई जीरो कह सकते हैं, उसमें यूज़ करेंगे लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको बोलूंगा मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब मैं बोलूंगा तो ई नॉट बोलूंगा और ई बोलूंगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोड विभव बोला जा रहा है और मानक इलेक्ट्रोड विभव बोला जा रहा है। आगे आर है आपका गैस स्थिरांक है। ठीक है, क्या नाम इसका है, गैस स्थिरांक। आगे आता है टी, ये टी क्या है, टी केल्विन पैमाने में ताप, मतलब ताप को दर्शाता है। सीधी बात, जो टी है ना वो किसको दर्शाता है, ताप को। ठीक, एन इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या,
अब आपके माइंड में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या कहाँ से आया, तो भाई कहीं पर अपचयन हुआ होगा, है ना। जो अपचयन है उस अपचयन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या आपको बताया गया था। जो अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो हो गया अपचयन, है ना, और इलेक्ट्रॉन देता है तो हो गया ऑक्सीकरण। तो उस जगह इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो उसी इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। और एफ है आपका फैराडे स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है 96,500, और ये आर का मान होता है लगभग नहीं कह सकते हैं 38.384 जूल किलो -1 मोल -1 ऐसा होता है। ठीक, ये हो गया। अब ये सब को आपको यूज करना है नष्ट समीकरण में। तो शुरुआत कहाँ से करूँ उसको देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि किसी सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ शुरू करना है आपको, शुरुआत यहाँ से करना है। ठीक है, सामान्य जो इलेक्ट्रोड है उनमें क्या अभिक्रिया हो रही है, तो आपको बता देता हूँ मैं पहले से, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ जेड है, कौन है जेड, तो जेड वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जेड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जेड प्लस। क्या बन जाता है, जेड प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जेड ने इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसमें लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कि जने इलेक्ट्रॉन इधर लिख देते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ आ रहा है कि जेड है उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण वो क्या बन गया, जेड प्लस चार्ज बना दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो देता है वो क्या करता है, प्लस चार्ज करता है। ठीक, अब इधर देखो तो कापर है अपने पास, कापर यहाँ पर कापर था, और यहाँ पर कापर सल्फेट था। कापर सल्फेट मतलब कापर प्लस ये आयन है। तो इस तरफ क्या होता है कि कापर प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और बना देता है आपका कापर। मतलब यहाँ पर जो क्षण है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ आयन से इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, या तो यहाँ से बना हुआ इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल सकता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है आपको। ठीक है, यहाँ से जब विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये क्या करता है, इसका जो आयन है Cu प्लस है वो आयन है क्या कर सकता है, वो ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इस जगह देखिए तो ये, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जेड प्लस है उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब यहाँ पर हुआ है ऑक्सीकरण, और Cu प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब क्या हो गया अपना अपचयन। ठीक है, यहाँ पर अपचयन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न हुआ होगा कहीं पास, इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो ऑक्सीकरण विभव यहाँ पर उत्पन्न होगा। इसने इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो यहाँ पर अपचयन विभव उत्पन्न हो गया। वही तो है आपका इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ओके। अब ये था हमारा मेन पॉइंट है। अब मैं एक चीज़ जो क्लियर करने वाला हूँ उसको बता रहा हूँ। हम लोग इसको भी बेस बना सकते हैं, अपचयन को भी, और इसको ऑक्सीकरण को भी बेस बना सकते हैं। तो मैं अपचयन के आधार पर जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपचयन में मान लो जाए, मैं कापर का यूज़ नहीं करूँगा ना, इसको अब समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, नष्ट समीकरण में हम लोग डायरेक्टली एम का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किस वाले में देखते हैं, इसमें देखते हैं सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। ठीक है, तो मान लो जाए मेरे पास Mn प्लस, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, जैसे कि Cu प्लस है ना, उसी तरह मैंने Mn प्लस लिख गया। मतलब यहाँ पर Cu टू प्लस है ना अपने पास, या यहाँ पर Zn टू प्लस आता है ना, अधिकतर देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इस जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं Mn प्लस। ठीक, और यहाँ उसको क्या मिला होगा, इलेक्ट्रॉन मिला होगा। क्या मिला होगा, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मिलता है यहाँ पर बताया मैंने, तो क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, इसका अपचयन हुआ, तो यहाँ पर ये बन गया आपका M। ठीक, मतलब इसको आयन को इलेक्ट्रॉन मिला, तभी क्या बन गया, धातु बन गया। किसमें, सॉलिड बन सकता है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं, है ना, नष्ट समीकरण के लिए। नष्ट समीकरण के लिए कैसे देखो तो, अब ये नष्ट समीकरण है क्या, यही से आपको समझ आना शुरू होगा। ठीक है, तो ई ये बोल दिया, ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव बताया था मैंने, ई। और यहाँ पर मैंने पूरा लिख देता हूँ आयन के बारे में, Mn प्लस अपान M। ये क्या है, ये मैंने लिख दिया। ये जो धातु है उसका धातु आयन है, और ये सॉलिड अवस्था में क्या है, धातु है। ठीक है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तभी लिख देते हैं। ओके, ये होता है, ये जो इलेक्ट्रोड विभव है वो बराबर होता है किसके, E0 Mn प्लस अपान M, है ना, माइनस RT अपान NF। यहाँ पर लिखा था इन, कई जगह क्या लिखता है इन, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉग ई बेस भी बोलते हैं इसको,
लॉग ई बेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कई बुक में देखेंगे इन लिखा होगा, इन मतलब वही बेस है, सीधी बात। ठीक है, 10 बेस नहीं ना, लॉग ई बेस है। आप पूछोगे कि लॉग ई बेस क्या है सर? ठीक है, ये अवस्था है आपका यहाँ पर जो आर टी अपन एन एफ लॉग ई बेस ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये कौन सी अवस्था है? तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अवस्था में है। मतलब सीधी बात क्या कि यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, E इक्वल टू ई नॉट, यही को लिख रहा हूँ सेम, इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस आर टी अपान एन एफ, इन लिख देते हैं यहाँ पर लॉग की जगह, लॉग ई बेस। यहाँ पर क्या होता है? अपचयन, और हम लोग उसको अपान में लिखते हैं अपचयन या अपचयित अवस्था, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकृत अवस्था, ऑक्सीकृत अवस्था। तो ये नॉर्मल बेस है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो E0 एम एन प्लस अपान एम है ना, यहाँ पर लिखा है ना, वो क्या है? वो है NHE के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये NHE क्या है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस अवस्था को बोलते हैं ई बेस। क्या बोलते हैं? ई बेस। क्लियर हो गया? यही को मैं लॉग 10 बेस में बात करूंगा। तो लॉग 10 बेस मतलब जब यहाँ पर लिखते हैं लॉग ई एक्स बेस को हम लोग जब बदलते हैं तो बन जाता है आपका लगभग 2 पॉइंट में बदलता है ना ये, 2.303 लॉग 10। अब ये गणित वाले के लिए ज़्यादा यूजफुल है, वही ज़्यादा जानेंगे। तो लॉग ई एक्स या ई बेस का मान, यहाँ एक्स लिख देते हैं कई जने, ठीक है, लिखते हैं। तो लॉग ई का मान है, जब लॉग 10 का मान में बदलेंगे तो 2.303 लॉग 10 हो जाता है। ये आपको अच्छा से पहले से याद रखना है। कहाँ यूज होगा मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया लॉग ई बेस है ना। तो यहाँ पास आपको क्या करना है कि यहाँ लिख दिया मैंने एम एन प्लस अपान एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस अपान एम माइनस आर टी लॉग ई। अब इस जगह आपको लिखना है कि इस जगह ये हो जाएगा ऊपर में अपचयित, यहाँ पर बैठा है ना अपचयित अवस्था, अपचयित। अब अपचयन कहाँ हुआ है? अपचयन कब होगा बताओ मुझे। यहाँ पर देखो तो जब एम एन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या बनता है? एम बनता है। क्या बनता है? एम। मतलब यहाँ पर हुआ है अपचयन, तो अपचयन वाला ऊपर में, यहाँ पर सॉलिड बोल सकते हैं ना इसको, सॉलिड बन गया ना, तो एम एस ऊपर में अपान, ये बीच का आप ध्यान मत दीजिए है ना, एम ए से छोटा एम है ऐसे ना, अपान। ठीक है, और ऑक्सीकरण कैसे हुआ? ऑक्सीकरण कैसा होगा? जब एम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा? एम एन प्लस बनाएगा, तब क्या होगा? ऑक्सीकरण। मतलब ये वाला बेस एम एन प्लस ये नीचे रहेगा, ये अपचयित वाला ऊपर में, ऑक्सीकरण क्या है? नीचे में है ना। और ये रहेगा एक्वा में, क्योंकि आपको पता है जब भी विलयन रहता है एक्वा में रहता है। ठीक है, तो इतना लिखना है अपने को। ठीक, इतना समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हम लोग लिखना है इतना। ये हो गया क्लियर। नष्ट समीकरण है ना, तो ये लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है देखिए, यहाँ आपको बता देना है कि जहाँ ये जो ई नॉट एम एन प्लस अपान एम है वहाँ किसके सापेक्ष है? NHE के सापेक्ष। क्या है? सापेक्ष। क्या लिखेंगे उसको? मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इतना लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ इतना लिखना है, उसका लिखना है यहाँ
Mn+ की सांद्रता, मतलब आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता 1 m/L है। ठीक है, ओके। अब इस समीकरण के जस्ट बाद आपको लिखना है इन सबको, लिख लोगे? ठीक, यहाँ पर लिखना सबको, है ना? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा से, है ना? लघु गणक का आधार 10 बेस में परिवर्तित करने पर मतलब 10 बेस, लॉग ई बेस था, उसको लॉग 10 बेस करना है। और लॉग 10 बेस के लिए आपको बताया था, लॉग ई बेस जब इसमें बदलता है तो किसमें बदलता है? 2.303 लॉग 10 में बदलता है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ये लॉग 10 का मान इतना होता है, ये मैंने बताया ना, ठीक है? तो समझ जाना कि डायरेक्टली ये लॉग 10 का मान है, ये इसी का जुड़ा हुआ भाग है। मतलब कहा जाए लॉग ई को जब बदलते हैं तो ये बदल जाता है किसमें? 2.303 लॉग 10 में बदल जाता है। ठीक, ऐसा। तो ये क्या बदलेगा देखो तो, EMn+/m इक्वल टू E0Mn/m माइनस RT/, सॉरी, यहाँ पर RT की जगह हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? 2.303 RT/NF, और ये हो जाएगा log 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पास। क्यों? log 10 के कारण तो यहाँ पर सामने में ही आया ना? ठीक, ओके। अब हम लोग लिखते हैं MS/Mn+ ये इक्वा में। ठीक, इतना लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ आप सभी का मान रख सकते हैं। किनका किनका देखो तो, यहाँ पर आप कर सकते हो E0Mn/m माइनस 2.303 इंटू R का मान कितना बताया मैंने? 8 यहाँ पर बताया था मैंने 8.314, तो R का मान लिख दो 8.314 इंटू T का मान यहाँ पर 200 लगभग 98 के, ये बताया था मैंने इलेक्ट्रोड विभाग जब हमने पढ़ा था तो। ठीक है, तो 298, ये हमेशा इतना में रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अपान n, और f का मान कितना लिखा था मैंने? 96,500। ठीक, ये हो गया। और ये हो गया log 10 ms अपान, है ना? इसको अलग अलग भी कर देना, एक में दिख रहा है तो अलग अलग कर देना, अपान Mn+ इक्वा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया, इसको समीकरण 1 2 3 मानते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये हुआ क्या, यहाँ पर इसको सब गुना भाग कर लेना आप लोग। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका EMn/m इक्वल टू E0Mn+/m माइनस, ये रहेगा पूरा कंप्लीटली 0.059/n। इसको गुना भाग करेंगे तो, ठीक है, ये n बचा है, इसको रहने दो, इसका कोई मान नहीं, हो जाएगा log 10 ms/mn+ इक्वा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बता दूं मेन सूत्र क्या निकलेगा, EMn+/m इक्वल टू E0Mn+/m माइनस 0.059/n log 10, और यहाँ पर लिखे है ms क्या है? यह है अपचित अवस्था, अपान क्या है? ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, तो ये हो गया आपका नष्ट इक्वेशन। वैसे तो इसको आगे और बढ़ा सकते हैं हम लोग, कैसे देखें तो यहाँ पर ये ठोस है, एम से क्या है? ठोस हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि ठोस की सांद्रता इकाई मानी जाती है, इकाई मानी
जाती है। अभी कई मानी जाती है तो क्या होता है ना, कि इसमें हम लोग इसका मान कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका EMN प्लस अपान M इक्वल टू E0 MN प्लस अपान M माइनस 0.591, सॉरी यहाँ पर 1 भूल गया मैंने, 0.591, यार लिखने की जरूरत नहीं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 591 अपान N हो जाएगा log 10, यहाँ पर 1 मान देते हैं ना, इसका मान कितना माने बोलेंगे, 1 इकाई मानते हैं, इकाई मानते हैं इसका मान, तो ये 1 मतलब 1, MS का मान कितना हो गया 1 अपान MN इक्वा, ये हो गया नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर स्क्रीन में एक चीज़ देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बता रखी है कि यदि हम जो log 10 है उस log 10 के पहले अगर ऋणात्मक चिन्ह लिया गया है, log 10 के पहले कौन सा चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह लिया गया है, तो log के बाद अपचयित अवस्था अंश में रहेगा। अपचयित अवस्था कहाँ रहेगा, अंश, ये ऊपर कौन बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, तो अपचयित अवस्था कहाँ पर है, अंश पर है। और ऑक्सीकृत अवस्था कहाँ रहेगा, हर में रहेगा, ये मैंने बताया, ठीक। अब दूसरा देखिए, ये भी पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि log 10 के पहले धनात्मक चिन्ह हो, कौन सा चिन्ह हो, धनात्मक चिन्ह हो, तो log के बाद ऑक्सीकृत अवस्था ऊपर में, मतलब ये वाला जो भाग है, अगर EMN प्लस अपान M इक्वल टू E0MN प्लस अपान M, प्लस लेता हूँ, यहाँ पर प्लस लेता हूँ, तो ये बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, 0.591 अपान N log 10 हो जाएगा MN प्लस इक्वा अपान 1 हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर प्लस लिया जाए तो, ठीक है, ये दिक्कत है। तो ये दोनों ही क्लियर है, ठीक है। अब इस जगह को मैं थोड़ा से गणितीय रूप में भी दिखाना चाहता हूँ कि ये प्लस क्यों आया है ना, क्योंकि सब टीचर क्या करते हैं, अपना अपना ज्ञान बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं कि ये इसको ऐसे बदल दो, ये ऊपर से नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक। तो अभी तो बताया मैंने कि ऐसे, इसी कारण इसको अगर हम लोग इसको माइनस मानते हैं तो ये अपचित ऊपर रहेगा, ऑक्सीकृत नीचे रहेगा। इसको अगर प्लस मानते हैं तो ऑक्सीकृत ऊपर हो जाएगा, अपचित नीचे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा डिटेल देख लेता हूँ, ऐसे तो लगभग ये कहीं पर मिलता नहीं है आपको, लेकिन यहाँ मिल जाएगा। ये ऐसा ही हुआ कि EMN प्लस M इक्वल टू E0MN प्लस अपान M, यहाँ हुआ क्या, इस जगह देखिए, ये मान लिया मेरे पास है log 1 अपान x अपान y, ऐसा समझ लो इसको, ठीक है, log x अपान y। तो इसका गणितीय रूप क्या होता है कि log x माइनस log y, ऐसा होता है इसका मतलब। log x अपान y का मतलब होता है, बराबर होता है log x माइनस log y, अर्थात ये x मान लो किसको, 1 को, और y मान लो आपको MN इक्वस को मान लो, ठीक है। तो होगा क्या, ये हो जाएगा आपका माइनस 0.591 अपान N, ये हो जाएगा log है ना, log 10 अर्थात 1, सीधी बात, log 1 माइनस log MN प्लस इक्वा, ऐसा, ठीक है। 10 लिखने की जरूरत नहीं है, बताया ना, एक x किसको मान लो, 1 को मान लो, तो यह हो गया log x मतलब log 1 माइनस log y में कौन है, MN, ऐसा। तो आप देखो तो log 1 का मान होता है 0, आपको पता होना चाहिए, log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है इसका मान। तो क्या हो जाएगा, ये EMN प्लस अपान M इक्वल टू E0MN प्लस M, यहाँ पर माइनस है, देखो तो इसका मान कितना है, 0, तो माइनस 0.591 अपान N,
इसका मान हो गया 0, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा log mn प्लस a। ठीक है, तो ये 0 का मान मतलब कोई ज़रूरत नहीं, मतलब यहाँ पर माइनस माइनस है, माइनस माइनस का गुना क्या हो जाता है, माइनस माइनस का गुना क्या हो जाता है, प्लस प्लस हो जाता है ना। तो हो जाएगा ई एम एन अपान एम इक्वल टू ई नॉट एम एन अपान एन, प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस गुना प्लस 0.591 अपान एन, ये हो जाएगा log 10 एम एन प्लस इक्वा। ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक।